हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट के अर्थशास्त्र भाग में बार बार आने वाले प्रश्नों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे, जिनको तैयार करके आप परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट का अर्थशास्त्र की पुस्तक, जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। पाठ का नाम है पाठ पहला, विकास। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए सतत पोषणीय विकास अति आवश्यक क्यों है, स्पष्ट करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको सतत पोषणीय विकास के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, आय के अलावा विकास के किन्हीं दो लक्ष्यों का उल्लेख करो। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विकास के दो लक्ष्यों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, धारणीयता का मुद्दा विकास के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उदाहरण सहित व्याख्या करो। तो एनुअल एग्जाम 2018 और कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आए हुए हैं 2 बार। अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव विकास सूचकांक के 3 घटकों की व्याख्या करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ज्ञात करने की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गिनती हम कैसे करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो इसमें आपको जीडीपी के बारे में बताना है। एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, शरीर द्रव्यमान सूचकांक बीएमआई को बनाए रखने के लिए कोई 3 संतुलित उपाय सुझाइए। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बीएमआई यानी कि शरीर द्रव्य सूचकांक के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना किस प्रकार की जाती है। एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और अभी अभी हमने 19 के पेपर में भी ये प्रश्न पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं, अलग अलग लोगों के विकासात्मक लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 एनुअल एग्जाम 2023 दोनों ही प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर ये 2 बार रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, आर्थिक समृद्धि और विकास के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास की धारणीयता के प्रश्न पर प्रकृति एवं विकास की प्रक्रिया पर कई नए प्रश्न उठते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करो। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न अभी हमने 2020 के ऊपर ही पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद की गणना में क्यों शामिल किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जीडीपी के बारे में बताना है और ये प्रश्न तीसरी बार यहाँ पर रिपीट आपको नजर आ रहा होगा। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो पहला प्रश्न है, बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी ऋण गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाना क्यों आवश्यक है, स्पष्ट करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। तो इसमें आपको जो है सहकारी समिति और बैंकों की जो योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए, उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक राष्ट्र के आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान करते हैं, स्पष्ट करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में भी ये प्रश्न आया हुआ है। यहाँ पर ये 2 बार प्रश्न रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अनौपचारिक क्षेत्रक के ऋण गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, तर्कों सहित कथन की पुष्टि करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं, साख के अनौपचारिक क्षेत्रक के कोई 2 उदाहरण दो। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको ऋण के अनौपचारिक क्षेत्रों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में प्रचलित रोजगार की दशाओं का वर्णन करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और आपको इसमें असंगठित क्षेत्रों को में प्रचलित रोजगार की दशाओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत में तीसरा क्षेत्रक महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है, 3 कारण दो। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको तीसरे क्षेत्रक के बारे में बताना है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक निजी क्षेत्रक से किस प्रकार भिन्न है? तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में अंतर बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कोई एक तरीका बताओ। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको रोजगार बढ़ाने के तरीके बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तृतीयक क्षेत्रक की गतिविधियां प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रकों के विकास में सहायता करती है, तो इस कथन का मूल्यांकन करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें भी अभी हमने ऊपर ही रिपीट किया है तृतीयक क्षेत्रक, तो वही बात यहाँ पर आपको बतानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है, इस कथन का मूल्यांकन करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ कैसे मिलते हैं? तो उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लाभ बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करो। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के बीच अंतर बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्रक के बढ़ते महत्व की परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया और ये यहाँ पर तीसरी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है, व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में भी प्रश्न आया हुआ है, तो यहाँ पे चौथी बार रिपीट हुआ है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रक में अधिक रोजगार सृजित करने के कोई दो उपाय सुझाइए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के तरीके बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्रक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें ये क्वेश्चन भी आपको 5 या 6 बार रिपीट देखने को मिल रहा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, मुद्रा और साख। पहला प्रश्न है। उन मूल्यों की व्याख्या कीजिए जिसे किसी कर्जदार को लिए गए ऋण के सदुपयोग हेतु व्यवहार में लाना चाहिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जो कर्जदार होते हैं उनको कर्जा देते समय जो कर्ज देने वाले हैं वो किन किन चीजों को की डिमांड करते हैं उसके बारे में इसमें आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैंक विनिमय के सशक्त साधन है, तर्क देकर कथन की पुष्टि करो। तो यहाँ पर आपको बैंक की विशेषताओं के बारे में बताना है। एनुअल एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणदार की कमी की समस्या से उबारने में सहायता करते हैं, कथन की परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2017 और कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 दोनों ही पेपर में ये 2 बार रिपीट हुआ है और इसमें आपको स्वयं सहायता समूह जो सोशल ग्रुप होते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वो किस तरह से कर्जदारों को समस्या से उबारते हैं उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। देश के विकास के लिए सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज क्यों आवश्यक है, किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या करो। तो एनुअल एग्जाम 2018 और एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में ये प्रश्न भी 2 बार रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किन्हीं 3 परिस्थितियों की जांच करो जिससे ऋण कर्जदारों को ऋण जाल में फंसा देता है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया है और इसमें आपको ये बताना है कि किस तरीके से कर्जा देने वाला कर्जदार को फंसाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के संगठित असंगठित क्षेत्र में प्रचलित रोजगार की दशाओं का वर्णन करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको असंगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के तरीके बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक विकास में ऋण के औपचारिक स्रोतों के महत्व का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको औपचारिक स्रोतों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैंक देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कथन की उदाहरण सहित पुष्टि करो। तो एनुअल एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। अभी हमने यही प्रश्न 2018 के पेपर में ऊपर पढ़ा है, तो यहाँ पर ये भी 2 बार रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋण कभी कभी कर्जदारों को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जहां से निकलना काफी कष्टदायक होता है, तो इस कथन की पुष्टि करो। तो एनुअल एग्जाम 2020, कंपार्टमेंट एग्जाम 2021, एनुअल एग्जाम 2022 और एनुअल एग्जाम 2023 यानी कि 1 2 3 4 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। और अभी हमने ऊपर भी
2020 और 2018 के पेपर में भी इस क्वेश्चन को देखा है। तो ये 6 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इस कथन की पुष्टि करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2021 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मुद्रा के लाभ बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मांग जमा किस प्रकार मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण है। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मांग जमा के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में अंतर स्पष्ट करो। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्रोतों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैंक वित्तीय प्रणाली का एक मूल घटक के रूप में किस प्रकार काम करता है, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में अब ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं के बीच ऋण किस प्रकार काफी हद तक भिन्न होता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया और अभी हमने पेपर क्वेश्चन जो है ऊपर भी पढ़ा है और इसमें आपको ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रकों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खरीदारियां मुद्रा के माध्यम से क्यों की जाती है, स्पष्ट कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 में ये प्रश्न आया हुआ और इसमें आपको मुद्रा की विशेषताएं बतानी है। ये प्रश्न भी तीसरी बार रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको निर्धन परिवारों के लिए जो अनौपचारिक ऋण स्रोत होते हैं उनके बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बैंक कुछ एक उधार लेकर लेने वालों को ऋण क्यों नहीं देते, स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और बैंक कभी कभी लोन लेने वालों का लोन रिजेक्ट कर देता है। तो वही रीजन आपको बताने क्या रीजन होते हैं उसके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूहों के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्यों का स्पष्ट करो। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य बताने हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। लोगों से स्वीकार की गई मुद्रा के संबंध में बैंकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया और ये प्रश्न चौथी बार रिपीट हुआ और इसमें आपको बैंकों के लाभ बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को न्यायसंगत ठहराइए। तो एनुअल एग्जाम और कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 दोनों ही पेपरों में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है। तो यहाँ पर आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऋण किस प्रकार सकारात्मक और नकारात्मक भूमिका निभाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है, इसमें आपको लोन लेने के पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग बतानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समर्थक ऋणधार क्या है, ये गरीबों को बैंकों से ऋण लेने से रोकने का मुख्य कारण क्यों है, तो स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको बैंक द्वारा जो ऋण लेने से रोका जाता है उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बैंक और सहकारी समितियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपना ऋण गतिविधियों का विस्तार क्यों आवश्यक है, तो स्पष्ट कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यही प्रश्न 2017 के पेपर में भी अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी 2 बार रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला प्रश्न है। कुछ ही वर्षों में भारतीय बाजार वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प के साथ पूर्णतः परिवर्तित हो गए, इस कथन की पुष्टि करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और आपको इसमें बाजार व्यवस्था के तहत जो ग्लोबलाइजेशन चलाया गया है उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका के महत्व का विश्लेषण करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वैश्वीकरण प्रक्रिया के तहत मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा अपनी उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए ध्यान में रखने योग्य 3 परिस्थितियों का वर्णन करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको ये बताना है कि जहां भी मल्टीनेशनल कंपनी स्थापित की जाती है तो वो क्या क्या चीजें देखती है उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के योगदान का वर्णन करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2017 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विदेशी व्यापार किस प्रकार विभिन्न देशों के बाजारों का एकीकरण कर रहा है, उदाहरण सहित व्याख्या करो। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में बताना है कि वो किस तरीके से अलग अलग देशों के बाजारों को जोड़ रहा है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में वैश्वीकरण के प्रभावों का किस प्रकार अनुभव करते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करो। तो एनुअल एग्जाम 2018 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिसको हम एमएनसी कहते हैं, के रूप में उभरने योग्य बनाता है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में बताना है, जिसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या पार्टिसिपेशन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां किस प्रकार अपने धन, वैभव और शक्ति सामर्थ्य के बल पर दुनिया भर के देशों में उत्पादन को नियंत्रित करती है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसके अंदर आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2019 और कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है और इसमें आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। ऊपर भी अभी हमने इस प्रश्न को दोबारा से डिस्कस किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के किन्हीं 5 प्रभावों का वर्णन करो। तो एनुअल एग्जाम 2019 और कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 के पेपर में प्रश्न आ चुका है और इसमें आपको वैश्वीकरण के 5 प्रभावों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में भारतीय व्यापार ने एक अहम भूमिका अदा की थी, इस कथन का विश्लेषण करो। तो एनुअल एग्जाम 2019 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भारतीय व्यापार, जो इंडियन ट्रेड है, उसके बारे में आपको बताना है कि 19वीं शताब्दी में भारत कैसे व्यापार करता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन कारकों की परख कीजिए जो भारत में वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में योगदान देते हैं। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारत की वैश्वीकरण से क्या क्या फायदे मिले हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल्यांकन कीजिए कि किस प्रकार वैश्वीकरण ने व्यापक समाज के जीवन को प्रभावित किया है। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वही वैश्वीकरण के सामाजिक जीवन में जो प्रभाव है उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण के आधुनिक रूप में एक महत्वपूर्ण शक्ति है, उपयुक्त उदाहरण के साथ कथन की व्याख्या करो। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वैश्वीकरण के तहत टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है और ये क्वेश्चन तीसरी बार यहाँ पर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं रहा है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपको वैश्वीकरण के फिर दोबारा से प्रभाव ही बताने हैं और ये क्वेश्चन भी तीसरी बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन सेम होता है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा घुमा दिया है, लेकिन इसका आंसर सेम रहेगा। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आ चुका है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO कहते हैं, में विकासशील देशों के लिए हुई चर्चा की परख कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको WTO की जो उद्देश्य और नीतियां उसके बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और भारत के अंदर जो विदेशी कंपनियों को यहाँ पर लाने के लिए जो भारत सरकार ने नीतियां अपनाई है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही के वर्षों में हमारे बाजार पूर्णतः किस प्रकार परिवर्तित हो गए, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के बारे में पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था और इसमें आपको बाजार को विकसित करने के लिए जो नए नए सुधार किए गए हैं उसके बारे में आपको बताना, जैसे GST वगैरह जो अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ था, तो और वैट, वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह है, इन सब के बारे में आपको उसमें बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार देशों के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ती हैं, तो उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें फिर दोबारा से ही क्वेश्चन MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मल्टीनेशनल कंपनी के फायदे बताने हैं और ये क्वेश्चन भी चौथी बार यहाँ पे रिपीट देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, इस कथन की परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी की भूमिका की परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया और ये क्वेश्चन चौथी बार रिपीट हो रहा है, इसमें भी आपको मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक प्रभाव हैं, कथन की परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ और यहाँ पर भी वही
वैश्वीकरण के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा, इस कथन की परख कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वैश्वीकरण के पॉजिटिव इफेक्ट बताने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय लोगों के जीवन पर वैश्वीकरण के प्रभावों की परख कीजिए। कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में यह आया हुआ है और यहाँ पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन भी 4 बार रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं, इस कथन की परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें भारत के अंदर जो कंपनियों का जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट या निवेश हुआ है, तो उनकी जो परिस्थितियां हैं या जो तरीके हैं उसके बारे में आपको यहाँ बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्वीकरण, भारत में वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये 5वीं बार रिपीट हुआ है कि यहाँ पर भी वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में बताना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैश्वीकरण को निष्पक्ष बनाने के तरीकों का विश्लेषण कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2022-23 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग बतानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार विश्व के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर भी बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए किन्हीं 5 उपायों की व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है। अभी हमने एनुअल एग्जाम 2021 के पेपर में भी प्रश्न देखा था, तो यहाँ पर ये भी 2 बार रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से किस प्रकार जुड़ी है, व्याख्या कीजिए। तो एनुअल एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको फिर दोबारा से टेक्नोलॉजी के बारे में ही बताना है और ये 6ठी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता के लिए फायदेमंद रही है, तो उपयुक्त तर्कों के साथ इस कथन की पुष्टि करो। कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको जो उत्पादन की जो प्रतिस्पर्धा चलती है कंपनियों के बीच, उसके बारे में आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार के महत्व की परख कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और इसमें आपको भारतीय व्यापार के लाभ और उनके जो मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में बताना है और महत्व भी बताना साथ में। अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है, उदाहरण सहित कथन की पुष्टि कीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 के पेपर में प्रश्न आया हुआ है और ये प्रश्न भी 7वीं बार रिपीट हो रहा है। प्रौद्योगिकी के बारे में इसमें यानी टेक्नोलॉजी के बारे में ही बताना है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में आज जो टेक्नोलॉजी अलग अलग देशों में अपनाई जा रही है, तो उससे क्या क्या फायदे मिल रहे हैं। तो इन्हीं सभी प्रश्नों को बता के ही आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा CBSE क्लास 10 सोशल साइंस विषय का अर्थशास्त्र भाग का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सीरीज का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।